तो ढेर सारी ताजा खबरें हैं आपके लिए। शुरुआत करेंगे सुशांत केस के साथ। सुशांत केस में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहे हैं। अब ये रिया वर्सेस सुशांत परिवार पूरी तरह से होता जा रहा है। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया है। प्रियंका के अलावा राम मनोहर लोहिया के एक डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं एनसीबी ने आज दूसरे दिन रिया से ड्रग्स मामले में पूछताछ की है। हमें सूत्रों से ये जानकारी मिल रही कि रिया ने सिर्फ सिगरेट लेने की बात कबूली है। हालांकि आज एनसीबी ने रिया के सामने सौविक को बिठाकर पूछताछ की। वहीं दिल्ली में एम्स के फॉरेंसिक बोर्ड ने सुशांत के विसरा की जांच कर ली है। नतीजे आने में अभी 10 दिन लगेंगे। तो सुशांत सिंह की मानसिक हालत और ड्रग लेने पर फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। संदीप के मुताबिक सुशांत कभी भी डिप्रेशन में नहीं थे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेते थे। सुशांत को कई सालों से जानता हूं। सुशांत कभी भी मुझे डिप्रेशन में नहीं लगा, मुझे नहीं लगा। ना मेरे चैट्स जो मैंने पब्लिक किया उसमें भी देखिए उसकी बातें। हम लोग खाना पीना, मौज मस्ती, म्यूजिक, सिंगिंग, गाना सुनना, ड्राइव करना, यही बातें करते हैं। वो इंसान को मैं डिप्रेशन कैसे मानूं? करूं, बताओ क्या करना है? जिस सुशांत को मैं मिला, जाना, पहचाना, घूमा फिरा, साथ समय बिताया, वो सुशांत मेरे सामने कभी ड्रग्स नहीं लेता था। रिया जो कह रही हैं वो उनकी सोच होगी। उसी चीज की जानकारी प्राप्त करके जांच चल रही है और वो चीज बाहर आ जाएगी। तो यहां पर बहुत कुछ हो रहा है सुशांत और रिया वाली कहानी में, और उसका डिटेल हम आपको और बताएंगे। हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बॉलीवुड में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है, चाहे सुशांत और रिया की बात हो, चाहे फिर कंगना रनौत की। क्योंकि बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जुबानी जंग जो चल रही थी अब वो तेज हो चुकी है। कंगना के बयानों को लेकर उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। कंगना के पिता ने हिमाचल प्रदेश सरकार से कंगना को पुलिस सुरक्षा देने की मांग भी रखी थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। इसमें 11 सुरक्षा कर्मी कंगना की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। सुरक्षा मिलने की खबर के बाद कंगना ने ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने लिखा है कि यह प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी कुचल नहीं सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूं, ऐसा वो लिखती हैं। उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा है, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी है। इधर दूसरी तरफ शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, जी हां, हरामखोर लड़की वाले बयान पर माफी मांगने को तैयार है, लेकिन पहले कंगना माफी मांगे। साथ ही उनकी पार्टी महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ती रहेगी। तो अब कंगना रनौत ने एक तरफ कह रखा है कि 9 सितंबर को वो आएंगी मुंबई, और जिसमें भी दम है, इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि जिसके बाप में दम है वो रोक के दिखाए। और फिर ये जुबानी जंग बहुत तेज हो गई और अब कंगना रनौत को और भी कुछ कहा गया। अब वो मुंबई आ रही हैं, उन्हें वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा मिल गई, और इसी पूरी कहानी को आज हम आवाज अड्डा में लेकर आएंगे। कंगना आखिर किस किस से पंगा? तो देखिए, ये दो बड़ी खबरें बॉलीवुड से थी, लेकिन अब हम रुक करेंगे कुछ आर्थिक खबरों की तरफ। उसमें भी एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए है, उन तमाम निवेशकों के लिए है जिनकी नजर एलआईसी पर रहती है। जी हां, एलआईसी में सरकार अलग अलग किस्तों में अपने कुल 25%, आपने ठीक सुना, 25% तक हिस्सेदारी बेच सकती है। इतना ही नहीं, रिटेल निवेशकों को सरकार खास ऑफर भी दे सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट के लिए अंतिम प्रस्ताव तैयार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय, जो ये खबर लेकर आए हैं। एक्सक्लूसिव खबर है आपके लिए लक्ष्मण। सबसे पहले तो ये बताएं कि सरकार कुल कितनी हिस्सेदारी बेचेगी और रिटेल निवेशकों को किस किस तरह से इसमें ऑफर्स मिलेंगे? देखिए, दरअसल सरकार का जो प्रस्ताव है, जो कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि सरकार अलग अलग किस्तों में अपनी 25% हिस्सेदारी घटाएगी। यानी अभी 100% है, उसे घटा करके 75% लाएगी। हालांकि इसका मतलब क्या हुआ, ये जानने की कोशिश हमने की, तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि जब आईपीओ आए तब 25% हिस्सेदारी सरकार ना बेचे, उस वक्त हो सकता है 10% हिस्सेदारी बेचे, लेकिन आगे चल के बाकी हिस्सेदारी अलग अलग किस्तों में बेचे। वैसे भी
सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक लिस्टिंग के 3 साल के भीतर भीतर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आपको जो है 25% तक करना ही होगा। तो ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर यह हो सकती है कि आईपीओ के साथ साथ सरकार जो है एलआईसी का बोनस शेयर भी बड़े संख्या में जारी कर सकती है। यह बोनस शेयर जारी करने के पीछे वजह यह है कि आप पेड अप कैपिटल एलआईसी का बहुत छोटा है, सिर्फ 100 करोड़ रुपए का है। सरकार उसको बड़ा करना चाहती है और बड़ा करने के लिए इक्विटी को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रिजर्व बढ़ाना होगा, इसके लिए सरकार बोनस शेयर जारी करेगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स और कर्मचारी, एलआईसी कर्मचारियों के लिए सरकार 10% तक डिस्काउंट दे सकती है और साथ ही साथ कर्मचारियों और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 5% शेयर रिजर्व रखे जा सकते हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला ऑल्टरनेट मैकेनिज्म लेगा, जो कि मंत्रियों का एक समूह होगा कैबिनेट की मंजूरी के बाद। इसके अलावा सरकार ने एलआईसी एक्ट में बदलाव करने का फैसला लिया है। अगर समय होगा तो इसकी डिटेल आपको दूंगा आगे में। नहीं, बिल्कुल समय है। लक्ष्मण, आप ये बताइए कि एलआईसी एक्ट में बदलाव की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई, और अगर सब कुछ मंजूर कर भी लिया जाएगा तो कब तक? देखिए, दरअसल जब तक एलआईसी एक्ट में बदलाव नहीं होगा तब तक सरकार एलआईसी का आईपीओ ला ही नहीं सकती तकनीकी तौर पर, क्योंकि एलआईसी जो है एक कंपनी नहीं है। कंपनीज एक्ट के मुताबिक ये एक संस्था है जो सरकार ने एलआईसी एक्ट 1956 के जरिए गठित की थी। इसके जरिए अभी एलआईसी अपना पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल ये सब जारी भी नहीं कर सकती है, मुनाफा शेयर होल्डर्स के बीच बांट भी नहीं सकती है, मैनेजमेंट कंट्रोल बदलना होगा। तो इन सब चीजों के लिए एलआईसी एक्ट में सरकार 6 बड़े बदलाव प्रस्तावित कर रही है और इसका कैबिनेट ड्राफ्ट नोट इसी के साथ सरकार ने जारी कर लिया है और कैबिनेट से मंजूरी मिल गई तो संसद के अगले सत्र में ही इसे पास भी कराने की कोशिश होगी। ये आसानी से पास भी हो जाना चाहिए, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि ये अमेंडमेंट जो एलआईसी एक्ट में मनी बिल के तौर पर लाया जाएगा, यानी इसमें लोकसभा से मंजूरी तकनीकी तौर पर जरूरी होगी, राज्यसभा से जरूरत नहीं होगी। यानी विपक्ष साथ दे या ना दे, ये बिल इनका पास हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो एलआईसी में अब निवेशकों के लिए काफ़ी कुछ होने जा रहा है और लक्ष्मण जी एक्सक्लूसिव खबर हमारे लिए लेकर आए थे। अब थोड़ी सी बात लगे हाथों बाजार की भी कर लें। बाजार में आज दबाव तो दिखा, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी लेकर सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद हो गए। बैंक निफ्टी में आज 66 अंकों की कमजोरी जरूर रही। मिड कैप इंडेक्स भी तकरीबन आज 150 अंक टूटा है। चलिए, हमारे सहयोगी सुमित अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, तो बाजार के हाईलाइट ही हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे। देखिए, मार्केट्स में आज वैसे तो दबाव के साथ ही कामकाज हो रहा था, लेकिन लास्ट आवर पर रिलायंस में एक जोरदार तेजी देखने को मिली, जो मार्केट्स को एक अच्छी तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ले आई। ब्रॉडर बेस सेलिंग रही, तो मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा तेजी में नहीं थे, फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे बंद हुए। आज खरीदारी रही एफएमसीजी में, आईटी में या फिर डिफेंसिव स्पेस में, लेकिन प्रेशर रहा आज रियल स्टेट स्पेस में, बैंकिंग में, एनबीएफसी में, जहाँ पर एक एग्रेसिव मूव देखा गया था, वहाँ पर कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग थी। लेकिन रिलायंस आज क्लियर कट मार्केट को तेजी की तरफ लेके जाता हुआ दिखाई पड़ा। ठीक है सुमित, तो बहुत शुक्रिया। मार्केट के हाइलाइट्स आपने हमें बताए। तो ये रहा आज के मार्केट का लबोलुआब। अब बात करेंगे कोरोना की। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित होने वाला देश बन गया है। कोरोना के कुल मामले 42 लाख के पार हैं, जबकि 70,000 से ज्यादा मरीजों की इस वक्त मौत हो चुकी है। वहीं लगातार ये दूसरा दिन है जब देश के अंदर 90,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली, मुंबई में भी हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। डिटेल के लिए बात करेंगे अपनी संवाददाता दीपाली नंदा से। तो दीपाली, एक सिल्वर लाइनिंग जो बीच में आई थी, अब वो ऐसा लग रहा है कि जा रही है। केसेस ना सिर्फ बढ़ रहे हैं, हालांकि एक तरफ है कि आप नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ेंगे, उनकी संख्या ज्यादा दिखेगी। लेकिन हो ये रहा है कि अब दिल्ली, मुंबई जैसे जो बड़े महानगर जहां कंट्रोल आता हुआ दिख रहा था, ऐसा लग रहा है फिर छूट रहा है। देखिए, कोरोना के लिहाज से फिलहाल स्थिति काबू में आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुल मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो अब देश में ये आंकड़ा 42 लाख के पार पहुंच गया है और पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज देश भर में मिले हैं। एक दिन में 90,000 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज मिलने का आंकड़ा डराने वाला भी है और चौंकाने वाला भी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि स्थिति इतनी खराब नहीं है, लेकिन जिस तरह से नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चुनौती सरकार के सामने ज़रूर है कि कैसे स्थिति को काबू में लाया जाए। वहीं अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर एक हफ्ता पहले तक स्थिति नियंत्रण में आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अगर पिछले एक हफ्ते की स्थिति को हम देखें तो यहाँ पर अचानक से ही
फिर से नंबर बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3000 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज राजधानी दिल्ली में मिले हैं। वहीं पंजाब और चंडीगढ़ में भी कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड तेज़ी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पेशल टीम इन दोनों जगह के लिए रवाना की है। ये स्पेशल टीम पंजाब और चंडीगढ़ में 10 दिन तक रहेगी और ख़ास तौर पर जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर रहकर ये स्ट्रैटेजी बनाएगी कि कैसे इस इन्फेक्शन को रोका जा सके। जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए दीपाली। तो कोरोना जो है एक बार फिर अपने पांव फैला रहा है, नंबर बढ़ रहा है, वो शायद इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं, लेकिन उन इलाकों में फिर से बढ़ने लगा जहां हमने प्लेटू बनता हुआ देखा था, तो ये कंसर्न का विषय है। लेकिन इस बीच देखिए क्या हो रहा है, लोगों ने घर से बाहर निकलना तो शुरू कर दिया है। कोरोना के नंबर कहीं ना कहीं मन में एक भय भी पैदा करते हैं। ऐसे में लोग तमाम तरह के घरेलू नुस्खे खूब आजमा रहे हैं। किसी ने हल्दी का दूध खूब सारा पी लिया, किसी ने बहुत सारा काढ़ा पी लिया, किसी ने गिलोई खा ली दिन में 4 बार। लेकिन ये जो अति कर देते हैं ना, ये नुकसान पहुंचाती है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हम एक बार फिर इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। शाम 5:27 पे जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। घरेलू नुस्खे अति कोरोना। चलिए, इस बीच बहुत कुछ हो रहा है जहां पर अनलॉक के बीच नई नई शुरुआतें हो रही हैं। कोरोना के बीच मुकाबला तो जारी है, लेकिन जीवन को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और उसी में एक बड़ी पहल है कि 5 महीने के लॉकडाउन के बाद आज 6 शहरों में मेट्रो फिर से दौड़ने लग गई है। लेकिन इस बार मेट्रो का सफर पहले से बिल्कुल अलग है। ठसाठस भरी रहने वाली मेट्रो में इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जोर है। इसके लिए सर्किल्स बनाए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर मेट्रो के ठहरने का वक्त भी बढ़ा दिया गया है। अब पहले की तुलना में ज्यादा देर तक रुकेगी। तो कैसा है कोरोना काल में मेट्रो का यह सफर, पहले ही दिन जायजा लिया है जाकर हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर, जहाँ पर आज से मेट्रो चलनी शुरू हो गई है। मैं भी मेट्रो में सफ़र करूंगी, लोगों से जानूंगी कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो मेट्रो का सफ़र कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारी डीएमआरसी की तरफ से की गई है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब सबसे पहले पैसेंजर आ रहा है तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग की खास बात यह है कि आपके माथे पर ये स्क्रीनिंग नहीं बल्कि आपके हाथ पर की जा रही है। अब मेट्रो स्टेशन के अंदर में आऊँगी तो आप देखेंगे कि जगह जगह पर मार्किंग की गई है। ये मार्किंग साफ तौर पर इसलिए की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। जो आपका बैग है, कोई भी लगेज लेकर अगर आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं तो उसे यहाँ पर पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। और अब यहाँ पर आप देखेंगे हैंड सैनिटाइजेशन पॉइंट भी बनाया गया है। पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस सिस्टम को बनाया गया है। प्लेटफॉर्म पर मैं आपको लेकर जाऊं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो एएफसी गेट है इन्हें भी रेगुलर तौर पर सैनिटाइज किया जा रहा है। कि अगर आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं तो टोकन आप नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो उसी के जरिए आप मेट्रो में फिलहाल सफर कर पाएंगे। तो प्लेटफॉर्म पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और आप देख सकते हैं पटरी पर दौड़ते हुए मेट्रो एक बार फिर से चलने लग गई है। करीब 5 महीने बाद मेट्रो सर्विसेज को रिज्यूम किया है। कोरोना की वजह से पूरी तरह से रुकी हुई थी मेट्रो, लेकिन अब चरणबद्ध तरीके से इसको फिर से चलाए जाने का आज पहला दिन है। मेट्रो के अंदर मैं आपको लेकर जाऊं तो यहाँ पर जो विशेष तौर पर इंतज़ाम किया गया है वो ये आप देखेंगे कि एक सीट छोड़कर ही यात्री यहाँ पर बैठेंगे। बाकायदा यात्रियों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर स्टिकर लगाए गए हैं कि यहाँ पर ना बैठे, कोविड-19 को रोकने के लिए मदद करें। और जो यात्री इसमें ट्रैवल कर आए हैं उनसे बात करते हैं। आप बताएं, आपने ट्रैवल किया तो कितना अलग अनुभव रहा इस बार? बहुत ही अलग अनुभव था। बिल्कुल साफ, क्लीन है और फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। हमें हैंड सैनिटाइज़र दिया गया, टेम्परेचर चेक किया गया, थर्मल स्क्रीनिंग हुई, तो सेफ्टी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे इन्होंने इंतज़ाम किए हुए हैं। कोशिश यही है कि अब चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे मेट्रो को पूरी तरह से पटरी पर लाया जाए। दीपाली नंदा, गुरुग्राम।
तो गुरुग्राम के अलावा और भी, यानी दिल्ली के अलावा और भी 5 शहर ऐसे हैं जहां पर मेट्रो की शुरुआत हो गई है। चलिए, इसी पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी होंगी कुछ और अहम और बड़ी खबरें। तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ खास खबर। क्या आपके बच्चे भी किसी विज्ञापन से प्रभावित होकर जिद पकड़ लेते हैं, या आपको लगता है कि कोई विज्ञापन आपके बच्चों पर गलत असर डाल रहा है? तो अब आपकी इस परेशानी को सरकार भी समझ रही है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय बच्चों को भटकाने वाले विज्ञापनों पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा इस पर ज्यादा जानकारी लेकर आए हैं। असीम, कैसे दूर होगी पेरेंट्स की ये दिक्कत, ये परेशानी? देखिए, नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी जो है वो कर रहा है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कौन कौन सी होंगी, इसके लिए उसने ड्राफ्ट गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है और सभी स्टेक होल्डर से 18 सितंबर तक राय जो है वो मांगी है। खासतौर पर की जो एडवर्टाइजमेंट बच्चों को टारगेट करती है वो पूरी तरह से मिसलीडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट जो है बच्चों को डेंजर सिचुएशन के अंदर जो है वो ना डाले। बच्चा अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेता तो उसकी इन्फीरियर कोशिश जो है वो ना करे। साथ साथ बच्चों को बुलिंग करने के लिए एनकरेज जो है एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह से जो है वो ना करे। इसके अलावा फैक्ट्स को किसी भी तरह से एक्स एग्रीगेट जो है वो ना करें। इसके अलावा बच्चों का इस्तेमाल जो है तंबाकू और शराब के एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है वो नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है बच्चों के जरिए अपील जो है वो करता है तो उसको भी इस बात का ध्यान जो है रखना पड़ेगा कि बच्चा की मेंटल स्थिति कैसी और बच्चा जो है उसको किस तरह से एडवर्टाइजमेंट को जो है वो लेगा। तो ये सारी गाइडलाइन जो है इसको बच्चों को मिसलीडिंग कैंपेन से बचाने के लिए तैयार जो है वो की गई है। इसके अलावा अगर कोई सेलिब्रिटी जो है किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स जो है वो करता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसने प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल जो है वो किया और जो दावे जो है वो कर रहा है उसके ऊपर वो खरा जो है उतर रहा। इसके अलावा अगर किसी भी भाषा में कोई भी गलती रह जाती है या फिर भाषा जो है वो पढ़ी नहीं जाती है तो उसको भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी के अंदर जो है माना जाएगा। तो कंज्यूमर मंत्रालय ने इसके गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है। 18 सितंबर तक इस पर राय जो है मांगी गई है। अगर राय में किसी भी तरह की अगर कोई चेंजेस नहीं निकल करके आते हैं तो ये गाइडलाइन जो है 1 अक्टूबर से लागू जो हो सकती है। उसके बाद नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनियों के ऊपर कार्रवाई जो है वो भी की जा सकती है। जी असीम, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अब बच्चों को खास तौर पे जो विज्ञापन टारगेट करते हैं, किसी भी तरीके से उन्हें मिसलीड करते हैं, उन्हें भ्रमित करते हैं, ऐसे विज्ञापनों पे कार्रवाई होगी। और सेलिब्रिटीज को भी ध्यान रखना होगा कि किस तरह के विज्ञापनों को इंडोर्स कर रहे हैं। चलिए, तो इसी खबर के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी ताज़ा और नई खबरें जान सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। आगे आपके लिए कमोडिटी कॉल। नमस्कार।